उस महिला से बोलता था कि तलाक तलाक तलाक, निकाल के उसको पार कर दिया जाता। मुझे भी दुख हुआ और निशिकांत दुबे को भी दुख हुआ। वहां हिंदू होना गुनाह हो गया और हिंदू दलित होना गुनाह हो गया। और आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों की भी आत्मा को कचोटा बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन, मारपीट, बलात्कार, हिंसा। और मैं गर्व करता माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर उसी सुनवाई के दौरान सो मोटो नोटिस लिया जाता कि पहले आएंगे वेस्ट बंगाल की दलित नहीं रहते हैं, वेस्ट बंगाल के हिंदू नहीं रहते हैं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जब सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, संसद ने बना दिया, क्या हक था एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई ममता दीदी जी। आप कानूनी लड़ाई लड़िए, आप विधानसभा में चर्चा करिए, आप महामहिम से चर्चा करिए। जिस संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे और भविष्य के लिए भी रहेगा, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हो, क्योंकि वक्फ की जमीन का कभी आम प्रयोग नहीं होता है। इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर उस जमीन को कब्जा पहले करते हैं। क्या इस देश में जब पाकिस्तान को जमीन दे दी गई, तू तो चला गया बॉर्डर पे, डिफेंस में शहीद हो गया। वो लोग आज ताल कटोरा में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो लोग भड़काएंगे लोगों को। आज तक किसी वक्त की प्रॉपर्टी पर कोई एम्स खुला? उन 95% मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे साथ देश के जाने माने वकील हैं एपी सिंह साहब, और इनको कौन नहीं जानता है। वो चाहे आप सीमा हैदर केस हो या फिर आपको निर्भया केस मामला याद होगा, उन सभी केसों में एपी सिंह साहब का नाम आता रहा और देश इनको बहुत अच्छे से जानता समझता है। सर, अभी देश में एक संवैधानिक संकट चल रहा। संकट ये कि देश की संसद सर्वोच्च है, देश का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। ये डिबेट चल रहा है और इस पे कई सारे नेताओं का भी बयान आया है और हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने भी कहा है कि भाई देश की संसद ही सर्वोच्च है और देश के माननीय अदालत और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हाल फिलहाल में जो कुछ टिप्पणी आई है, वो चाहे वक्फ को लेकर हो या फिर तमिलनाडु में राज्यपाल साहब को लेकर जो कहा गया आदेश को लेकर कि भाई 3 महीने से ज्यादा आप कोई फाइल अपने पास रख नहीं सकते। इस पूरे कहानी में आपको क्या लग रहा है, आपका क्या मत है? देखिए, संसद भी सर्वोच्च, लोकसभा भी सर्वोच्च, राज्यसभा भी सर्वोच्च, महामहिम राष्ट्रपति भी सर्वोच्च, विधानसभा भी सर्वोच्च, गवर्नर साहब भी सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च, हाई कोर्ट भी सर्वोच्च। सब अपनी अपनी परिधि में, और परिधि मैंने जो कहा है उस परिधि के सब मुखिया हैं, सब मालिक हैं, बॉर्डर्स हैं। खराब कब होता है? जब एक दूसरे के बॉर्डर सीमाओं को जब पार लांग करते हैं। भारत पाकिस्तान में कब लफड़ा होता है? जब बॉर्डर की बात आती है। तो अगर सब अपनी परिधि में रहें तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं है। देखिए, माननीय संसद की बात कहें, क्योंकि वक्फ बिल से शुरू कर रहे हैं आप, तो वक्फ बिल भी देखिए, संसद लोकसभा में पास हुआ और लोकसभा है क्या आम जनता जान ले, क्योंकि आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल जो है डीएनपी भी आप पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है। और मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हूं। आप भी चौथा स्तंभ है। अगर हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है तो मीडिया भी चौथा स्तंभ है, जो सामंजस्य बनाती है, सच्चाई को लाती है। आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने निडर, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के अपने आयामों को अब तक निभाया है और आशा करता हूं आगे भी निभाते रहेंगे। और आपके सब टीम को और दर्शकों को प्रणाम। लोकसभा है क्या? लोकसभा देश की चुने हुए प्रतिनिधियों की एक जगह है जहां लाखों वोट पाके, लाखों लोगों के वोट के बिना नहीं पहुंच सकता सांसद। हारता भी है लाखों लेके, 10, 20, 50 हजार का रह जाता है, लेकिन वो लड़ता है, दूसरा भी लड़ता है, तीसरा भी लड़ता है। उनमें से एक व्यक्ति जीतता है। वो जीतता है लोगों के मतदान लेके, मत का दान लेके, मत लेके लोगों का, यानी कि वो अपने सांसदीय सीट का मुखिया है, उतने लोगों का प्रतिनिधि है। और इसीलिए हम लोग अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स में देकर, जिस टैक्स के पैसे से देश की लोकसभा, राज्यसभा चलती है, उनकी सैलरी, उनकी चाय, उनका भोजन, उनके टिकट, उनके एयर टिकट, उनके बंगला, उनकी गाड़ियां हमारे पैसों से चलती है, आपके पैसों से चलती। लोकसभा में बिल आया, सरकार लाई, सरकार के एजेंडे में ये पहले से था, कोई छुपा हुआ नहीं है। रखा उन्होंने, उसको रख करके आगे रख दिया पटल पे। यद्यपि कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है उसके पास,
गठबंधन है, लेकिन गठबंधन के साथियों ने उनके साथ निभाया, गठबंधन की नीति को अपनाया और पूर्ण बहुमत से रात में चर्चा हुई, सबसे अधिक चर्चा हुई, घंटों चर्चा हुई। उसमें विपक्ष के नेता भी थे, आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत योग्य हैं। मैं बोले बिल्कुल उन्हें पप्पू नहीं मानना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहता रहे, वो एक ऐसे शहादत के शहीदी परिवार के व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात को रखना, सत्ता के पक्ष का विरोध करना। वो एक शब्द भी इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट बिल पर संसद में नहीं बोले। संसद में आखिरी क्षण पे आए, जब वोटिंग स्टार्ट हो रही थी, केवल वोट देने आए, ना सुनने आए, ना बोलने आए। उनकी प्रिय बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो कि कांग्रेस की विरासत को संभालेगी, लोग उन्हें इंदिरा गांधी के रूप को देखते हैं। मेरी भी बहन है, देश की है। वो उस दिन वक्त वाले दिन बाहर थी भी नहीं वहां, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या, अखिलेश जी ने, जो दूसरे विपक्षी नेता हैं मुख्य उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हंसी में अमित शाह जी से बातें की और हंसी में उन्होंने जवाब दे दिया। कोई गंभीर चर्चा जिसके लिए संसद चल रही थी उन्होंने नहीं की। दो पक्ष, इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रमुख विपक्षी नेता को वक्त का अमेंडमेंट एक्ट बिल अच्छा लगा। सर, जैसा आपको अवगत था कि राहुल गांधी जी भी नहीं थे, वोटिंग के समय पहुंचे, प्रियंका गांधी भी नहीं थी, वोटिंग के लिए भी नहीं आए वो। तो देखिए, आप देश के बहुत नामचीन और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट को पत्रकारिता में लगाया है। आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जानते हैं, आपने संसद को भी कवर किया, लोकसभा राज्यसभा को अपनी आंखों से भी कवर किया। आप प्रतिपक्ष की भूमिकाओं में, नेताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था विपक्ष आवश्यक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे विपक्ष आवश्यक है। राहुल गांधी जी मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल पर वो नहीं थे, केवल वोटिंग करने आए, बोले एक शब्द नहीं। उनकी प्रिय बहन प्रियंका गांधी जी भी पहली बार सांसद बनी, नहीं थी, पेश हुई, बाहर थी। तो ये एक गंभीर विषय है। नेता और दूसरे प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी, जिनकी भी चर्चा थी नेता प्रतिपक्ष बनने की, आपको याद होगा, वो भी नहीं बोले। बस माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री से हंसी में बात की कि आप अपने पार्टी अध्यक्ष को नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया साहब हमारी पार्टी तो करोड़ों की है, आपके 5 लोगों की तरह तो है नहीं। बात हंसी में थी। वक्फ की अमेंडमेंट एक्ट बिल, वक्फ के उस पर क्या सुधार हो, क्या नहीं हो, कितना अच्छा है, कितना गलत है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात थी, लोकसभा में बहुमत से पास हुआ बीजेपी गठबंधन के बावजूद। राज्यसभा जो उच्च पद है, जो उच्च सभा है, उच्च समिति है, उसमें भी पहुंचा। वहां माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी सबने अपनी बात रखी और वहां सब सुनवाई देर तक हुआ। उसके बाद वहां से भी बहुमत से पास हो गया। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी क्या चला गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल चला गया, साइन हो गए, लागू हो गया। अब ये वही पार्टी के लोग अब कहां गए, सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारी खूबसूरती है संविधान की, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हम दुनिया में ऐसे नहीं है सोने की चिड़िया जगत गुरु, यानी कि लोकसभा राज्यसभा देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भी पास किया हुआ कानून संसद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। याचिकाएं आ गई, याचिकाएं आ गई, उस याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन दुख कहां हुआ, मुझे भी दुख हुआ और निशिकांत दुबे को भी दुख हुआ और आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों की भी आत्मा को कचोटा। जब संसद पास कर दी चुका, राज्यसभा पास कर चुकी, महामहिम पास कर चुके, और खूबसूरती हमारे संविधान की कि इस सब के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने सारी व्यस्तताओं को, सारे कामों को छोड़कर, उस काम आहत बाल होने वाले में हम भी हैं, कई राज्यों के मामले, कई जनहित के मुद्दे, कई लोगों की बेल, फैमिली मैटर, सिविल मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, कंपनी मैटर सब आहत हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी ट्रिपल बेंच के साथ माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको सुनने के लिए तैयार हो। सुन रहे हैं, सुना, लेकिन सुनने के दौरान मुर्शिदाबाद जलने लगा। वहां हिंदू होना गुनाह हो गया और हिंदू दलित होना गुनाह हो गया। बच्चे मारे जाने लगे, बेटियां मारी जाने लगी,
बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन, मारपीट, बलात्कार, हिंसा सब कुछ होने लगी। मुर्शिदाबाद, मालदा और मुर्शिदाबाद की स्टेशन पलायन करने वालों से भर गई। सोचिए आप देखिए कोई घर अपना कैसे छोड़ता है, क्या हालात रहे होंगे कि जब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, किन हालातों में घर छोड़ा होगा। समझिए आप कैसे घर छूटा होगा, किस तरह से घर छूटेगा। पुरखों का विरासत घर सजा सजाया लोग अपने चंद बैग में भर के मुर्शिदाबाद और मालदा स्टेशन पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कर रहे हैं, और आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों के चैनल जो कवर कर रहे थे मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन पर यह हालात हुए। वहां गंभीरता के साथ वहां की महिलाओं को निकलने के लिए, हिंदू महिलाओं को, दलित महिलाओं को बुर्का पहन के निकलना पड़ता है। अब तब निकल पाती हैं, तब वो जिंदा वापस आ पाती हैं, तब वो अपने चरित्र के साथ वापस आ। और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुप नहीं रहे, उन्होंने बोला कि जब मैं सुन रहा हूं तो किस लिए मुर्शिदाबाद हुआ, किस लिए मालदा में होंगे, किस लिए दंगे हुए, गंभीर विषय था, इस पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मैं गर्व करता माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, उसी सुनवाई के दौरान सो मोटो नोटिस लिया जाता कि पहले आएंगे वेस्ट बंगाल की बात आएगी, वो वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल सर, हमारे ये भी कहा कि आपने लिया था मणिपुर पर सुमोटो लिया था। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप मुर्शिदाबाद पर क्यों नहीं बोले। यही मणिपुर में लिया, लेकिन जब हाथरस में दलित एक लड़की मरती है तब सोमोटो भी होता है, वहां राहुल गांधी भी पहुंचते हैं, अखिलेश भी पहुंचते हैं, क्योंकि वो योगी जी की सरकार है हाथरस में, इसलिए वहां योगी जी से इस्तीफा मांगा जाने लगा। वेस्ट बंगाल की दलित नहीं रहते हैं, वेस्ट बंगाल के हिंदू नहीं रहते हैं, वेस्ट बंगाल की महिला नहीं रहती है, इसलिए सोमोटो लेने में वहां परेशानी हो गई। ये लोगों को दुख लगता है, लोगों को परेशान। और वो वेस्ट बंगाल जिस राष्ट्रगान के प्रणेता और जनक रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती रही है, वेस्ट बंगाल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने वहां से चलकर कश्मीर को बनाने के लिए 370 और 35 से जब हटाई गई तो यही कहा गया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मभूमि जिसमें उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, वो वेस्ट बंगाल जो गोमुख से निकली हुई गंगा पूरे देश में होती हुई गंगा सागर बनकर पहुंचती है, और जो पवित्र त्योहार पवित्र है, सारे तीर्थ एक बार गंगा सागर एक बार, ये भावना के साथ पूरे दुनिया से लोग पहुंचते हैं करोड़ों। वो वेस्ट बंगाल जहां काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली, काली कलकत्ते वाली की इतनी महिमा है, और पूरी दुनिया के लोग कलकत्ते पहुंचते हैं, वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं। उस वेस्ट बंगाल को जलाया गया, केवल इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल के सहारे जलाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, संसद ने बना दिया, क्या हक था एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई ममता दीदी जी, अपने भाइयों को, दीदी का मतलब होता है उसकी पूरी प्रजा उसके भाई हैं, अपने भाइयों को जला रही हैं, भाइयों को मरवा रही हैं, भाइयों को कटवा रही हैं, भाइयों के घर बर्बाद करा रही, भाइयों के घर में आग लगाई जा रही, भाइयों की फैक्ट्रियां जलाई जा रही, भाइयों को उद्योग धंधे चौपट किए जा रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्य कहा हम इसको नहीं लागू होने देंगे। आप कानूनी लड़ाई लड़िए, आप विधानसभा में चर्चा करिए, आप महामहिम से चर्चा करिए, आप दिल्ली आके महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलिए, आपकी पार्टी के टीएमसी के जो सांसद हैं लोकसभा में उनसे बात करिए, वहां करिए, याचिका लगाइए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये हक नहीं बनता था कि कानून के सहारे आप देश को चलाने लगे। हमारा संघीय ढांचा चरमरा गया, हमारा संघीय ढांचा जिससे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, वो संविधान का ढांचा चकरा गया। हमारी सुप्रीम कोर्ट चकरानी चाहिए थी, लोगों को आशा थी कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सर, ये कोई बात नहीं। से ये समझना चाह रहे हैं, देश की संसद ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति साहब ने महोदया ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, कानून बन गया, तो क्या संविधान देश के सुप्रीम कोर्ट को संसद में बनाए गए कानून की स्क्रूटनी करने की अनुमति देता है या केवल कानून के व्याख्या करने की अनुमति देता है? ये पहला। दूसरा, ये
जो जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं, आज फिर उन्होंने कहा है, देश का सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद की तरह व्यवहार कर रहा है। और एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं, अभी जो वक्त पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान जज साहब की तरफ से कहा गया ये कि भाई वर्क बाय यूजर जो है उसमें 300 साल 200 साल पुरानी जो डीड है, एग्रीमेंट है, वो पेपर कहां से आएगा। इसी देश में राम मंदिर के प्रभु राम के सबूत दिए गए हैं सर सुप्रीम कोर्ट को। इन सभी दोनों तीनों चीजों को हमको आप बताइए। और यह भी कहा गया कि राम सेतु काल्पनिक है। इसी वक्त पे अमेंडमेंट एक्ट बिल का केस लड़ने वालों ने कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है। जब वो राम सेतु काल्पनिक की बात कह सकते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठा सकते हैं और राम मंदिर के सबूत मांग सकते हैं, उस सीतामढ़ी के सबूत मांग सकते हैं, राजा जनक की बेटी जहां ब्याही उसके सबूत मांग सकते हैं, हनुमानगढ़ी के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उस सरयू के सबूत मांग सकते हैं, राम के वंशजों को कोर्ट में बुला सकते हैं, एफिडेविट मंगवा सकते हैं, भारत में मंगवा सकते हैं, हिंदुस्तान की कोर्ट में मंगवा सकते हैं। तो साहब कागज सबको दिखाने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे। भारत सरकार ने तो राम सेतु का पुनर्निर्माण करके दिखा दिया, राम सेतु था, है और भविष्य के लिए भी रहेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण होके दिखा दिया, प्रभु श्री राम हमारी आस्था थे, श्रद्धा थे, विश्वास थे, इस देश के करोड़ों लोगों की आत्मा थे। और अफगानिस्तान, कांधार सब भारत का था, एकत्र भारत था, दिखा दिया। लेकिन अब कागज आप कह रहे हो अपनी 9 पीढ़ियों के बाद 10वीं पीढ़ी तो आपको पता नहीं है और कह रहे हो 800 साल पुरानी जमीन ये हमारी थी। ये कल्पना कैसे कर सकता है कोई। ये सब राजाओं की संपत्तियां थी, राजाओं का भूभाग था। आप क्या वहां जब आए आताताई, आतंकी और आताताई बन के आए मुगल, तो क्या घोड़े और गधे और खच्चरों पे जमीन लाद के लाए थे? मुझे ये बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या भारत जब आए थे तो घोड़े आए, गधे आए, उन पे खच्चरों पे आप युद्ध सामग्री भी लाद के लाए और जमीन को भी लाद के लाए थे क्या बंगाल की खाड़ी और केरल और कन्याकुमारी और कश्मीर और भारत और हिंदुस्तान सबकी जमीन लाद के ले आए थे और आप यहाँ फैला के रख दी? ऐसा नहीं था। ये आताताई है, ये कब्जा है और इस पर अनाधिकृत रूप से जब तक चल जाए तब तक चल गया, बहुत दिन चल गया। अब उसमें परिवर्तन आना चाहिए और सुधार आना चाहिए। सर वही मैं कह रहा था, वो एक स्क्रूटनी वाली बात रह गई जो कह रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय कि भाई कानून संसद बनाएगा। और आप ये भी कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक और केस आया था पहले, किसान आंदोलन, वो जनहित से जुड़ा मामला था, हमने वो लड़ा, आपने भी देखा, किसान संगठनों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट गए, आंदोलन चल रहा था, हमने वो 3 दिन बहस की, बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उसमें स्टे दिया था, रिपील बाद में भारत सरकार ने ही किया। खत्म नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, ना कर सकती है। बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई और उसको, क्योंकि वो जनहित से जुड़े मामला था, वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं था, किसी जमीन जायदाद का नहीं था। वो तुरंत नहीं संतुष्ट हो पा रहे थे तो उन्होंने स्टे दिया और बाद में रिपील हो गया, बात समाप्त हो गई, हमने वो लड़ा। लेकिन ये मामला पहले से एजेंडे में है, संसद में इस पर चर्चा हो चुकी है, लोकसभा राज्यसभा महामहिम ने पास कर दिया है, राज्यों के पास। और इसमें ऐसा नहीं एक साथ कर दिया, लाखों शिकायतें, करोड़ों शिकायतें मुसलमानों ने दी हैं। जो कमेटी बनी थी जेपीसी की, जो हमारे बहुत पुराने जगदम्बिका पाल जी, हमारे बहुत एक्सपीरियंस होल्डर सांसद जगदम्बिका पाल जी की अध्यक्षता में जो जेपीसी बनी थी, उस जेपीसी में करोड़ों शिकायतें आई, राज्यों में शिकायतें पहुंची। वो शिकायत करने वाले 90% मुसलमान लोग थे, वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। वो इन 5% जो राजनीति करने वाले मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानने वाले, इनसे दुखी है, क्योंकि वक्फ की जमीन का कभी आम प्रयोग नहीं होता है। कुछ ही लोग जो भूमाफिया के रूप में हैं, लैंड ग्रेबर के रूप में हैं, ये लोग धर्म के नाम पर
इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर उस जमीन को कब्जा पहले करते हैं, पहले वक्फ का बोर्ड लगा दिया जाता है। ये दुनिया का ऐसा था वक्फ बिल पहले का, जिसमें ना खसरा ना खतौनी, ना इंतखाब, ना किताब, ना नक्शा, ना जमीन की बात, ना तहसीलदार रिपोर्ट, ना लेखपाल, ना नायब तहसीलदार, ना नायब कानून गो, ना कानून गो, ना एडीएम, ना एसडीएम, ना डीएम, ना आदरणीय सिविल जज, ना सिविल कोर्ट, ना डीएम कोर्ट, ना रेवेन्यू कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना नेवल हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं कोई बात नहीं होती। जहां हाथ रख दिया वो जमीन वक्त की हो गई। और बार बार वक्त देखिए, पहले वक्त की रही, बाद में उठा के एक चश्मा लिया गया एपी सिंह के नाम से, एपी सिंह के नाम से चश्मा लिया गया और उतार के थोड़ी ये डिबेट खत्म हुई और ये चश्मा उठा के दे दिया गया दूसरे को। उसने इसको एपी सिंह के नाम से लिया, पैसे लिए और उसका दुरुपयोग कर रहा है। क्या इस देश में जब पाकिस्तान को जमीन दे दी गई, फिर से वक्त के नाम पर जितना पाकिस्तान का रेडियस है उतनी रेडियस फिर से वक्त के नाम पे ले ली गई। इस देश में तीसरी सबसे अधिक संपत्ति होने का नाम वक्फ है। एक इंडियन रेलवे है, दूसरी डिफेंस की है। इंडियन रेलवे सबके काम आती है जमीन। इंडियन रेलवे की आपने देखी है, अगर नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है तो कामाख्या कहाँ जाएगी? गुवाहाटी। गुवाहाटी जाने वाले जितने लोग हैं, कैटेगरी और हो सकती है, गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, ज्यादा सहूलियत, ज्यादा जरूरत, जनरल डिब्बे भी लगे आगे पीछे 5 और 6, जनरल डिब्बे में जाइए, ट्रेन वही खड़ी है, स्टेशन एक, ट्रेन का नाम एक, जनरल डिब्बे हो गए। उसके बाद स्लीपर हो गया, थोड़ा उससे महंगा, उससे एसी थर्ड, एसी सेकेंड, एसी फर्स्ट, चल गई ट्रेन, चली एक साथ, गुवाहाटी एक साथ पहुंची। लेट हुई तो गरीब भी अमीर भी, पहले तो गरीब भी अमीर भी, दुर्घटना हुई तो गरीब भी अमीर भी। वो जमीन होनी चाहिए। वहां कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं है। वहां किसी के लिए पाबंदी नहीं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कामाख्या ट्रेन पर कोई मुसलमान नहीं जाएगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा। ये हमारी भारतीय रेल है, दुनिया की सबसे बड़ा रेल उपक्रम हम चलाते हैं और गर्व से कहते हैं गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी कश्मीर तक हमारी रेल चलती है, कोई फर्क नहीं। दूसरी जमीन सबसे अधिक डिफेंस की है। डिफेंस में जो सैनिक शहीद होते हैं, आज जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जो उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, जो लोकसभा में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा, जो राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन में हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा, वो हमारे देश के सैनिकों की बदौलत लहरा रहा है। क्योंकि जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर जाते हैं तो एक ही बात कह के जाते हैं अपनी माँ से, और 4 दिन की ब्याही हुई अपनी पत्नी से, और 4 दिन की पैदा हुई अपनी बेटी को गोद में लेकर हमारा सैनिक कहता है, मुन्नी मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और जब वो आता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली हमारे देश के सैनिकों की कभी नहीं मिली। वो आता है लौट के गांव में, अपने खेत में खड़ा हो जाता है राइफल के साथ मूर्ति बन के, और जब उस पर समाधि पर उसकी पत्नी जाती है, उसकी मां जाती है, और पत्नी जाके हाथ रखकर कहती है, एक हाथ अपने पेट पर पल रहे बच्चे पर रखती है और एक हाथ उसकी समाधि पर रखती है और कहती है, तू तो चला गया बॉर्डर में डिफेंस में शहीद हो गया, लेकिन एक कोख से जो पेट से पल रहा बच्चा है, जब वो जन्म लेगा उसे भी बॉर्डर पर भेज दूंगी, उसे भी डिफेंस में भेज दूंगी, उसे भी सेना में भेज दूंगी, उसे भी शहीद होने भेज दूंगी, लेकिन भारत माता की जय होगी, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा, राष्ट्र सर्वप्रथम रहेगा, देश सर्वप्रथम रहेगा। लेकिन इसी संसद में बैठे हुए कुछ लोग उस भारत माता की जय नहीं करते हैं, फिलिस्तीन की जय करते हैं, जय बोलते हैं, हमें जलाने के लिए फिलिस्तीन की जय करते हैं। वो लोग आज ताल कटोरा में प्रोग्राम कर रहे हैं, वो लोग भड़काएंगे लोगों को, उन 95% मुसलमानों को भड़काने का काम करेंगे जो इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल से खुश हैं, जो चाहते हैं उनकी तरक्की हो, उनको रोजगार मिले। आज तक किसी वक्त की प्रॉपर्टी पर कोई एम्स खुला, कोई डिग्री कॉलेज खुला, कोई अस्पताल खुला, कोई आईआईटी कॉलेज खुला, कोई उद्योग खुला, कोई बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खुला,
कोई मनोरंजन की स्थल खुले, कोई चारागाह बना, कोई पार्क बनी, कोई सुधार गृह बना, कहीं कोई किसी तरह का ऐसा सार्वजनिक उपयोग की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं बनाना चाहते, उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए इस देश का मुसलमान चाहता है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक क्वैश होने में भी बहुत विरोध किया था। ये उस समय भी अपनी शरीयत को लेके आए, इस्लाम को लेके आए, लेकिन इन्हें पता नहीं है दुनिया के 56 इस्लामिक देशों के बावजूद भारत जज्बा रखता है। मैंने वो ट्रिपल तलाक केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया। क्या बीतती थी उस इस्लाम की मानने वाली महिलाओं पर जो 2-2 बच्चों की जुड़वा गर्भवती होती थी, पेट में 2-2 जुड़वा बच्चे पल रहे होते थे, लेकिन उनका क्या होता था? एक दिन शाम को आता पति दूसरी तीसरी औरत के प्यार में अंधा होके, और उस पत्नी को जो इसने घर सजाया है, ड्राइंग रूम सजाया है, बेडरूम सजाया है, किचन के एक चम्मच को सजा के रखा है, उस महिला से बोलता था कि तलाक तलाक तलाक, निकाल के उसको बाहर कर दिया जाता था। सीना फटता था उन भाइयों का जिनकी बहन रात के 12 बजे गर्भवती अवस्था में रोती हुई इनके घर आती थी। सीना फटता था उन मौलाना का जिनकी बेटी, जिनकी बहन निकाल दी जाती थी ट्रिपल तलाक की वजह से। और फिर बाद में क्या होता था उसके साथ? हलाला। सोचिए आप, दुनिया में भारत ऐसा देश था जिसने इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को हलाला से मुक्त कर दिया, तलाक से मुक्त कर दिया, कानून के सामने ला दिया, अदालत के सामने ला दिया। आज हमारी सभी महिलाएं खुश हैं। इस्लाम को मानने वाली महिलाएं मोदी जी के लिए भर भर के दुआएं करती हैं। सीमा सचिन मीना जैसे लोग पाकिस्तान से आ गए कि भारत ऐसा देश है जहां इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज है। सीमा हैदर को तो जिस तरह से आपने मतलब पूरा केस वो लड़ा, वो तो देखा मैंने, मुझे याद है। तो सर एक चीज में, क्योंकि भारत महान है। सर एक चीज मैं ये समझना चाह रहा था, अब इसको खत्म करेंगे 2 सवाल से। एक व्यवस्था है पुराने कानून में वक्फ बाय यूजर, और उसी पर बात करते हुए टिप्पणी ये आई कि भाई 200 साल 300 साल पुराने मस्जिद है, इमारत है, उसका पेपर कैसे आएगा? तो पेपर अगर नहीं आएगा तो क्या भविष्य में यही दलील तो हिंदू पक्ष की तरफ से दी जा सकती है ज्ञानवापी के लिए, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के लिए, कि अगर नहीं है तो भाई मंदिर भी यूजर के हिसाब से होना चाहिए दोनों ही व्यवस्थाओं में, या गुरुद्वारा क्यों नहीं होगा यूजर के हिसाब से, या चर्च भी होगा? इस पर आपकी टिप्पणी। दूसरा ये कि क्या लक्ष्मण रेखा कहीं ना कहीं लांघी जा रही है, एक दूसरे के काम में क्या अरंगा लगाया जा रहा है? एक सिस्टम है जिसको साहबानों पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वही लोग जाके संसद में उस फैसले को पलट देते हैं। आज वही लोग संसद के बनाए गए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, और पहला मौका नहीं है। आपने बताया कि ट्रिपल तलाक पर भी गए, 370 पर गए, सीएए एनआरसी पर गए, सिस्टम वही है। अब इन दोनों बातों पर आप जवाब दें। ये जो विरोध करने वाले हैं, ये शाहवानो प्रकरण हो, 370 और 35 हो, इन्हें मुसलमान से नहीं मतलब है। मुझे बताइए, लद्दाख में, लेह में, श्रीनगर में पंडित तो भगा दिए गए, वो तो विस्थापित हो गए आके यहाँ, लेकिन जो शिकारा हैं, जो हाउस बोट हैं, जो डल झील, रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाब नदियों में शिकारा हाउस बोट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो बंद पड़े थे, सड़ रहे थे, गल रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने 370-35 से हटाकर आतंकवादी जम्मू कश्मीर का स्टिग्मा हटाकर फिर से जन्नत कश्मीर बनाकर फिर इसे टूरिस्ट को बुलाने का काम किया। भला किसका हुआ? शिकारा किसका हुआ? क्या टीएनपी न्यूज के शिकारे थे वहां? क्या डॉक्टर ईपीसी वहां शिकारे थे? नहीं थे ना, वहीं के लोगों थे। आज उनके होटल्स, उनकी खुशहाली, आज वहां पीसीएस निकल रहे हैं, आज वहां अधिकारी बन रहे हैं, आज वहां मुस्लिम लोग सेना उसमें जा रहे हैं। कितनी तरक्की हुई। यही किया इन्होंने। अयोध्या के नाम पर कितना डराते रहते थे, बन गया दिख रहा। आज अयोध्या में भी दुकानों पे रामायण, गीता, चालीसा, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला बेचने वाले कौन है? इस्लाम के लोग बैठे हैं जो वहां मालाएं पुराने समय से बेच रहे हैं। उनके दिल में कुछ नहीं है, उनके में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये लोग इस तरह से करते हैं। बात है लक्ष्मण रेखा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। लक्ष्मण रेखा किसी को भी नहीं
लांघनी चाहिए, चाहे सांसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे महामहिम गवर्नर हो, चाहे कोई हो, चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट। अब की सबकी सीमाएं हमारे संविधान के अनुसार निर्धारित हैं, उनसे ऊपर नहीं लांघना चाहिए। लांघेंगे, बॉर्डर पर लांघ के आते हैं, देखो कितना हंगामा हो जाता है, हंगामा हो जाता है, उसी का परिणाम होता है। तो इसीलिए लक्ष्मण रेखा सबकी बनी हुई है। दुबे साहब ने कहा, लोगों ने कहा दुबे साहब गलत कर रहे हैं, उनका पूरा देखेंगे आप, पूरा एनआई को दी हुई बाइट उन्होंने मुझे भेजी, कहा बताओ सिंह साहब इसमें गलत क्या है। मैंने उसको देखा, कहीं गलत नहीं था। उन्होंने 65 आईटी एक्ट की बात की, जिसमें महिलाओं बच्चियों के फोटो को, सुप्रीम कोर्ट का उस समय था। उन्होंने जो लिव इन रिलेशन और ये सब रहने लगे थे, उसके लिए कहा सही था, गलत निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का। और गलत निर्णय एक बार नहीं, कई बार हुए गलत निर्णय। और ऐसा भी नहीं गलत निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता, गलत होता है तभी तो रिव्यू में जाते हैं हम लोग, रिव्यू होती है गलत तभी हम क्यूरेटिव में जाते हैं। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, चल रहा है, ये हमारे नियम है, कानून है, पद्धति है, उसको लांघना नहीं चाहिए, उसकी परिधि में रहना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से निशिकांत दुबे का भी बयान दर्द था मुर्शिदाबाद के लिए, उनका दर्द था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। दुख सबका था, इस देश के 140 करोड़ लोग दुखी थे इस बात से। फिर क्या मतलब रह जाता है सुप्रीम कोर्ट का कि वहां दंगा भी हो, वहां मारे भी जाए और सुनवाई भी हो। एक ही काम होगा, अगर सुनवाई होगी तो कान खोलकर सुन ले, दंगे नहीं होंगे, अगर दंगे होंगे तो सुनवाई नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सर वो दूसरा वक्फा यूजर वाले पे जो ज्ञानवापी और कृष्ण जन्म, हाँ, अगर उस पर चलेंगे तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, फिर क्या उसी आधार पर काशी विश्वनाथ में क्यों चल रहा है, अयोध्या का क्यों चल रहा है, फिर तो इसको निपटा देना चाहिए उसी आधार पर। ये दो बातें होती हैं, एक तरफ खड़े हैं तो राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, अयोध्या काल्पनिक है, सबूत लाओ, कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जब यहाँ खड़े तो साहब हम 200 साल पुराने कागज कहाँ से दें। ये इन्होंने वक्त की प्रॉपर्टी के नाम पर जमीन हड़पने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया हुआ है, और जिसके लिए करोड़ों लोगों ने शिकायतें दी हैं, जेपीसी कमेटी को दी हैं, जगदम्बिका पाल जी को दी हैं, अपने अपने राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्रियों को दी हैं, जिसकी वजह से सुधार हुआ है। ये सुधार होना चाहिए देश हित में। और वक्फ बाय यूजर सिर्फ प्रॉपर्टी हड़प करने का, ये भू माफिया का तरीका है, लाठी के नाम पर, गुंडई के नाम पर, यहाँ वक्त के नाम पर जमीन कब्जा कर लो। ना कागज, ना खसरा, न खतौनी, न इंतखाब, न लेखपाल, न नायब तहसीलदार, न कानून को, न अदालत, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं, सबको बाईपास कर दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, मुझे लगता है सर आपने लगभग सभी सवालों का बिल्कुल स्पष्टता से जवाब दिया। और दूसरा, हमारे दर्शकों की नजर में ये बात भी क्लियर होगी कि किसका क्या रोल है, संसद कहाँ है और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। सबकी अपनी अपनी जो है भागीदारी है देश के संविधान में, और संविधान ने ही ये लाइन भी खींच के रखी है कि भाई आपका क्या काम है और आपका क्या काम है। जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे के काम में जब घुसने की कोशिश करते हैं, समस्या या टकराव की स्थिति वहीं दिखाई, या हम जो बहस कर रहे हैं उस तरह की स्थिति पैदा होती है। सर बहुत शुक्रिया, डीएनपी के साथ आप जुड़े और साथ में भविष्य में भी ऐसे ही हमें समय देते रहिए। बहुत शुक्रिया सर।